मार्केट रेगुलेटर सेबी ने की बोर्ड बैठक में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। सेबी ने पीआईज के लिए अतिरिक्त डिस्क्लोजर सीमा 25,000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ कर दी है। इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को भी राहत दी गई है। साथ ही बोर्ड मेंबर्स के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की समीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी के गठन को भी मंजूरी दी है। The board has decided to revise based on public comments and recommendations of FPI Advisory Committee. So this size criteria is now being taken from 25,000 crore to 50,000 crore. But please note that the concentration criteria remains the same, that is 50%. So irrespective of the size, the 50% concentration criteria remains, and in case 50% is breached, then additional disclosure will be required. A high-level committee needs to be constituted away from SEBI, an independent committee. The SEBI will provide the secretariat help. Best practices will be studied. The objective of the HLC is to comprehensively review and make recommendations for enhancing the existing framework for managing conflict of interest disclosures and related matters towards ensuring the high standards of transparency, accountability, and ethical conduct of members and officials of the board. The HLC is expected to submit its recommendations within 3 months from the date of constitution, which shall be placed before the board for consideration. और आज की सेबी बोर्ड बैठक पर डिटेल लेते हैं। हमारे सहयोगी यतीन मोहता हमसे जुड़ गए हैं। बताएं यतीन, कौन कौन से बड़े बड़े फैसले आज देखने को मिले? तो तुहिनकांत पांडा जी जो नए सेबी चेयरपर्सन है, उनकी अगुवाई में आज सेबी की बोर्ड बैठक कंक्लूड हुई, जहां काफी इंपॉर्टेंट अहम डिसीजन लिए गए। सबसे बड़ा डिसीजन था एफपीआई के डिस्क्लोजर्स नॉर्म्स, जो पहले 25,000 करोड़ रुपए के ईयूएम पे देने पड़ते थे, उस सीमा को अब बढ़ा के 50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे सेबी चेयरपर्सन का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा एफआईआईज भारतीय बाजारों में निवेश कर पाएंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ये कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की एडवांस फी जो होती है, उसका कार्यकाल लगभग 3 से 6 महीने के आसपास था, उसको बढ़ा के क्लाइंट की अनुमति के साथ 12 महीने करने का प्रावधान भी सेबी ने इस बोर्ड बैठक में क्लियर किया है। इसके अलावा सेबी चेयरपर्सन का और बोर्ड मेंबर्स का कहना था कि स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन को रोकने के लिए सेबी ने बहुत सारे अहम कदम उठाए हैं और किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशन, पंप एंड डंप को बहुत सख्ती से लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। डेरिवेटिव मामले में भी सेबी ने कहा है कि डेरिवेटिव मार्केट भारतीय बाजारों के लिए काफी अहम है। हालांकि जो एक्सेस स्पेकुलेशन रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए काफी सारे सेबी ने कदम उठाए हैं जो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुए हैं। दूसरी अगर बात करें तो जो मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ जो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए काफी सारे अहम प्रावधान किए गए हैं। वहां अगर हम देखें तो रिफॉर्म्स लाए गए हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एनएससी के आईपीओ की, तो सेबी चेयरपर्सन का मानना यह है कि इसको जो जरूरत लगेगी रेगुलेशंस की तरफ से, उसको पूरा किया जाएगा और आगे जाके एनएससी के आईपीओ का रास्ता क्लियर कर दिया जाएगा। हालांकि अभी भी प्रपोजल जो है सेबी बोर्ड जो है अभी तक करता हुआ नजर पड़ रहा है, लेकिन आगे जाके एनएससी के आईपीओ पे भी क्लैरिटी आएगी, ऐसा सेबी चेयरपर्सन का कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यतीन, हमसे जुड़ने के लिए। और सेबी बाजार में सट्टेबाजी रोकने के लिए कदम उठाएगा। सीएनबीसी आवाज के सवाल के जवाब में सेबी चेयरपर्सन ने कहा कि झूठे डिस्क्लोजर और पंप एंड डंप पर कार्रवाई होगी। First of all, futures market F&O is important for us. It's important for any market because, so it's not something which it's required for hedging, it's required for market making, for price discovery. What we have really been saying is that we had a problem with index options on expiry day. I think that was a huge problem because it was coming on a single day and with this thing. And then we also had this issue of, how do we really measure our exposure, where I think certain, nuanced position is required. So a certain steps were taken for a while, and then we have also put out a paper, and on which we have
received some 800 suggestions, and we are fully engaged with various things. And incidentally, there is a detailed discussion with market participants and the relevant people in SEBI while drafting that paper as well. So I would like to ask Mr. Anant Narayan to further elaborate on that. So I think you've covered it well, sir. Just to reiterate, derivatives are important. Speculation is important for market depth, for price discovery, for hedging, etc. The actions that we took in October last year were specifically directed, as sir said, to tackle the issue of over trading in index options on expiry day, and that remains the objective for SEBI. Now, in respect of this point about expiry days across exchanges, etc., without going into too much details, I'll just reiterate the objective of SEBI. What we said is we will allow each exchange to have one expiry, a weekly expiry, right? And right now we have 2 days of the week, which we think is comfortable. That is a regulatory intent. Second regulatory intent is derivatives are important, they are extremely important, but they exist for a purpose, for supporting capital formation. So without having a robust cash market, having a derivative market does not make sense. So that's again a very clear regulatory intent. Now, in terms of what are we doing with the ongoing issues, we will take it up with the relevant parties and do what is required in a consultative manner, in a manner which makes sense to everybody. On the issue of corporate frauds, and particularly where false information is provided, obviously we will really won't hesitate to take stringent action. और अब बात करते हैं आज के बाजार की। शेयर बाजार तूफानी मूड में आ गया है। तेजी का सिक्सर लगाते हुए सेंसेक्स निफ्टी करीब 7 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 1079 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 308 पॉइंट चढ़कर क्लोजिंग लिया। 6 फरवरी के बाद पहली बार निफ्टी 23,600 के पार बंद हुआ है। वहीं बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिली है और डिटेल से समझते हैं कि कहां सबसे ज़्यादा तेज़ी रही और किन स्टॉक्स में रौनक दिखी। कंचन नौटियाल बता रही हैं। तो डेफिनेटली 6 फरवरी के बाद आज बाजार में 23,600 के लेवल्स को हम पार होते हुए देखे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे हमें 5% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने नए सीटीओ को अपॉइंट किया है। इसके साथ ही साथ एनटीपीसी यहाँ पे मैक्वेरी की आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग आई है, जिसके बाद शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। एसबीआई की बात करी जाए और टेक महिंद्रा की बात करी जाए तो दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा खासा पावरफुल एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट की तरफ नजर डाली जाए तो इंडसइंड बैंक ये ऑनगोइंग क्राइसिस से चल रहा है, जिसके बाद यहाँ पे एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। टाइटन जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा स्लो है और साथ ही साथ माना ये जा रहा है कि इसके जो इस टाइम पे वैल्यूएशन है काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते यहाँ पे एक प्रेशर है। साथ में ट्रेंड 2% की कमजोरी। महिंद्रा कंपनी ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं 1 अप्रैल 2025 से, जिसका रिफ्लेक्शन हमें शेयर प्राइस में देखने को मिला है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो इरेडा आज अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। ब्रोकरेज काफी सारी है जो यहाँ पे बुलिश है और रिफ्लेक्शन आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। भारत डायनेमिक्स की बात करी जाए, सारे ही अगर हम डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो पावरफुल एक्शन देखने को मिला है। गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ते अच्छे खासे ऑर्डर आते हुए दिखाई दिए हैं। जुबिलेंट फूड वर्क और साथ ही साथ एमआरपीएल में भी अच्छा खासा आज के सत्र में परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीक में बात करें तो वोडाफोन आइडिया गवर्नमेंट से गुहार कर रहे हैं, काफी ज्यादा फंसे हुए, जिसके बाद यहाँ पे 4% की गिरावट। सुंदरम फाइनेंस में 3%। बीएससी लिमिटेड कैपिटल मार्केट के आप स्टॉक देखेंगे तो थोड़ा सा पेन तो डेफिनेटली नजर आ रहा है, 3% की कमजोरी। मैनकाइंड फार्मा भी करीब 1.5% तक लुढ़कता हुआ नजर आया है। इसके बाद बात कर लेते हैं बैंकिंग शेयर में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। कौन से महारथी शेयर रहे हैं? कोटक महिंद्रा बैंक जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। केनरा बैंक में 4.5% का इजाफा। फेडरल बैंक भी 5% और साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा भी करीब 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप में खरीदारी जारी रह सकती है, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान का। साथ ही प्रकाश दीवान ने बताया कि धुआंधार तेजी में निवेशक किन सेक्टर्स में फोकस कर सकते हैं। तो एक टाइम करेक्शन का माहौल ज्यादा बन रहा है रादर देन प्राइस करेक्शन, और नए सेक्टर्स उभरते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। अनुज, इंटरेस्टिंगली जैसे बैंकिंग, हमने बीएफएसआई बोला था, भाई बीएफएसआई सबको अच्छा लग रहा है, कंसेंसस था कि ये सेक्टर आप चलेगा तो नेक्स्ट राउंड में इसी में शुरुआत होगी, और वो हो रही है। जो बैंक्स में एक्सपेक्टेशन थी उस प्रकार से ही शुरू हो रहा है, और शुरुआत के दौर में आपको मजबूत जो प्लेयर्स हैं, एनबीएफसी हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो,
उसी में आपको चाल ज्यादा स्ट्रांगली दिखेगी। तो वही हो रहा है। देखिए ओएमसी में, ऑयल एंड गैस में जो ओएमसी पॉकेट है ना, उससे मुझे तो हमेशा एक चीज समझ आई है कि इनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस से ये हमेशा सस्ते रहे। अनचाहा रिकॉर्ड बनाया मार्केट ने, 10 दिन तक लगातार बंद हुए। लेकिन अब निफ्टी जिस वैल्यूएशन पर है, अगर टेक्नो फंड अप्रोच अगर आप लें, जिस वैल्यूएशन पर अब निफ्टी आ गया है ना, वहां पर लार्ज कैप में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक एज एन इन्वेस्टर विद 3 to 5 ईयर होराइजन थोड़ी सी हिम्मत करना बनता है। मेरा ये मानना है कि अब यहां से एक टाइम आ गया है कि यूएस वर्सेस इमर्जिंग मार्केट एक बड़ी थीम होगी। 2025 की शायद सबसे बड़ी थीम हो यूएस वर्सेस इमर्जिंग मार्केट। ये शायद यूएस में एक टॉप बना हो आशीष, और बाकी देशों में एक बॉटम बना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो यहां से ना देखिए निफ्टी गिर कितना सकता है। मेरा ये माना कि यहां से 1000 पॉइंट गिर सकता है, चलिए आप 1500 गिर सकता है, 21000 तक जा सकता है, लेकिन चलने की जगह कितनी है? मेरे ख्याल से चलने की जगह यहां से 5000 पॉइंट की है। निफ्टी मुझे लग रहा है कि अब उन लेवल पर है आशीष जहां पर इन्वेस्टमेंट बनती है। निफ्टी ईटीएफ के थ्रू, निफ्टी जूनियर ईटीएफ के थ्रू, लार्ज कैप्स में यहां पर थोड़ी सी इन्वेस्टिंग बनती है। तो निफ्टी ईटीएफ में अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेटल ईटीएफ है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग इनकम के लिए नहीं होती है, स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन की भी होती है। अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो सिप मत रोकिए, ये मेरी अपील है, मेरी राय भी नहीं है, ये मेरी अपील है। लिटरली सिप बंद करने का ये सबसे खराब समय। मैंने एक चीज कही थी कि सब शॉर्ट काट कर अब आप लॉन्ग हो जाइए। 22,150 वो लेवल था। देखिए मैं ये क्लेम नहीं करता कि 21,900 पे हमने लॉन्ग कहा। सबसे इंपॉर्टेंट आशीष था ग्लोबल मार्केट का मैसेज, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था एक चीज जो पकड़ी थी, डॉलर इंडेक्स। बट डॉलर इंडेक्स दिखा दीजिए हमको। 110 का पीक था फरवरी में, वो गिरना शुरू हुआ था मार्च में, और 110 का डॉलर इंडेक्स गिरकर 103 पर आया था। मार्च के पहले हफ्ते से आप देखिए यूएस ने गिरना शुरू किया और इमर्जिंग मार्केट्स इन्होंने चलना शुरू करा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह से माफ होने के आसार कम लग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 5% जीएसटी की सिफारिश कर सकता है। डिटेल्स दे रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर पूरी तरह से जीएसटी माफ होने की उम्मीद कर रहे लोगों को निराशा हाथ लग सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी आईआरडीआई की रिपोर्ट आने के बाद इस मुद्दे पर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जीएसटी रेट को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल इंश्योरेंस कंपनियों ने मांग करी थी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12% जीएसटी लगाया जाए, क्योंकि अगर जीएसटी को जीरो किया जाता है तो ऐसे में प्रीमियम बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार को ये आशंका है कि 0% जीएसटी करने से एक तो कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं होगा, और दूसरी तरफ करीब सालाना 3500 से 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस भी हो सकता है। लिहाजा जो बीच का रास्ता बचता है 5% विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस पर अगली बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में सहमति बन सकती है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगली बैठक अप्रैल महीने में हो सकती है, और जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है जिसमें इस पूरे मुद्दे पर अंतिम फैसला हो सकता है, वो बैठक मई महीने में हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जिसको लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने दिसंबर महीने में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सीनियर सिटीजन और 5 लाख तक के कवर वाले पर जीएसटी को जीरो कर दिया जाए, उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। गर्मी से छुट्टी से पहले हवाई किरायों पर नजर रखी जा रही है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन फैज अहमद किदवई ने कहा कि एयरलाइंस से पिछले 2 साल के हवाई किरायों का डेटा मांगा गया है। डेटा मिलने के बाद किरायों की और अच्छी तरीके से निगरानी हो पाएगी। एयरलाइंस आर पॉजिटिव। एक्चुअली बात सिर्फ इतनी सी है कि बहुत बार पैसेंजर्स को इसकी जानकारी नहीं होती है कि अगर डिले है तो उनको क्या सर्विस मिलनी चाहिए, कैंसिलेशन है या इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो एक बार वो अवेयर होंगे तो एयरलाइंस पे भी ऑब्लिगेशन होगा कि वो उनको उस तरह की जो उनके राइट्स हैं वो उनको पहुंचाएं।
तो हमने दो चीज़ें कही हैं कि आप जब टिकट इशू करते हैं तो उसमें लिंक दे दें, और अब आजकल तो आप जैसी टिकट बुक करते हैं आपके व्हाट्सएप पे या SMS पे आपको मैसेज आता है, उस पे लिंक दे दें ताकि वो लिंक एक बार कोई क्लिक करे तो कम से कम उसको पता रहे कि उसकी क्या राइट्स है। OTAs जो टिकट बुक करते हैं क्या उनकी जिम्मेदारी बनेगी या एयरलाइंस के लिए? टिकट तो एयरलाइन जारी करता है, और अगर आप अपना नंबर देते हैं तो उस नंबर पे एयरलाइन से आपको मैसेज आता है। आपने बुक किसी से भी कराया हो तो वो तो एयरलाइन ही वो फैसिलिटेट कर रहा है। सर एक और समर वेकेशन आ रहा है और आपने सभी एयरलाइन से बोला था कि भाई जो फेयर का आपने 2 साल का जो डाटा मांगा था, किस तरह का रिस्पांस वहाँ पे आया है? कुछ एयरलाइंस तैयार हैं, कुछ कह रहे हैं कि पूरा डेटा नहीं, वो हमको एक कंसोलिडेटेड डेटा किस बकेट में क्या सेल हुआ है वो देंगे। तो उस पे अभी ये विचार चल रहा है कि उसको हम वैसे ही लें कि हम उससे पूरा डेटा लें, तो उस पे एक फाइनल डिसीजन होना है। फिर उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार समर वेकेशंस में थोड़ी सी कंट्रोल रहेगा जो एयर फेयर्स हैं उनके ऊपर इन स्टेप्स के बाद? एयर फेयर का एक्चुअल जब तक पूरा डेटा नहीं हो तब तक ये कहना कि क्योंकि हम लोग एक डेटा जो आपको भी भेजते हैं जिसमें हाईएस्ट बकेट में कितना सेल हुआ है और उससे कितना रेवेन्यू अर्न हुआ है, अगर आप उस डेटा को देखेंगे तो वो लगभग 10% के नीचे ही रहता है, बल्कि बहुत सी एयरलाइंस का तो 4 या 5% रहता है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से 500 रुपए के जले नोटों का मामला गर्माता जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस वर्मा पर किसी भी तरह की न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार से जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने की सिफारिश की है। ज्यादा डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। होली के दिन दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी थी। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। उन्होंने वहां पर मौके पर काफी सारा कैश देखा और इसकी रिपोर्ट्स भी मीडिया के अंदर आई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉलेजियम की बैठक बुलाई और उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर कर दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई करते हुए 3 जजों की एक कमेटी बना दी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सारी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डालने के निर्देश भी दिए। उससे जुड़े हुए सारे वीडियो भी पब्लिक डोमेन के अंदर डाल दिए गए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल न्यायिक कार्यों से मुक्त कर दिया जाए। तो उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक सर्कुलर जारी किया और जस्टिस यशवंत वर्मा को सारे न्यायिक कार्यों से मुक्त कर दिया। उनकी जितने भी केसेस की वो सुनवाई कर रहे थे उन्हें रोस्टर के जरिए दूसरे जजों को दे दिया गया सुनवाई के लिए। अब फिलहाल इस पूरे मामले की जांच 2 कमेटियां कर रही है। एक सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी बनाई है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अब जब इन दोनों कमेटियों की रिपोर्ट सामने आएगी तभी असली सच्चाई सामने आ पाएगी। आवाज अड्डा में आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा होगी। जज के घर नकदी करप्शन की मिस्ट्री 7:57 पर जरूर जुड़िए। कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर से विवादों में है। इस बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाकर कामरा बुरे फंस गए हैं। कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं शिंदे के समर्थक कुणाल कामरा को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया था। वीडियो सामने आने के बाद शिंदे गुट के शिवसेना कार्यकर्ता भड़क गए और भारी संख्या में समर्थक कल देर रात मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब पहुंचे। बताया जा रहा है कि यहीं पर वीडियो शूट हुआ था। शिवसेना समर्थकों ने स्टूडियो में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के बाद शिंदे समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आज दोपहर बीएमसी की एक टीम भी स्टूडियो में पहुंची थी और कुछ अवैध निर्माण पर हथौड़ा भी चलाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कुणाल कामरा को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को
अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है, कौन खुददार है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कुणाल कामरा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। सभी को ये पूरा गाना सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है। इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। न्यूज़ 18 इंडिया के कार्यक्रम डायमंड स्ट्रीट समिट में डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की तरफ इशारा किया। इसके बाद ये मुद्दा राज्यसभा में उठा। राज्यसभा में पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सवाल उठाए। इसके बाद जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस पर संविधान बदलने की बात कही। रिजिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर सवाल उठाया तो कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता। खड़गे ने कहा, हम यहां संविधान को बचाने के लिए हैं। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले लोग हैं। और अब आपको डीके शिव कुमार का वो बयान सुनाते हैं जिस पर पूरा हंगामा मचा हुआ है। The criticism is that even the constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. हाँ, मैं सहमत हूँ। देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं। संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। और इस बयान पर संसद में हंगामा बढ़ा तो डीके शिव कुमार मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपने बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने यूं ही कहा था कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं कई न्यायिक फैसलों के बाद। जो भी आरक्षण दिया गया है पिछड़ेपन के आधार पर दिए गए। मैंने ये नहीं कहा कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। जो भी वो उल्लेख कर रहे हैं वो गलत है। वो इसे गलत तरीके से ले रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। 24 घंटे जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।